नमस्कार। आर के त्यागी, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, कोर्डियली एंड वार्मली वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and share the video as much as possible to propagate our views, issues and news to all sections of retirees, all sections of societies, all sections of political parties and to the government, so as to some positive consideration be done by the government to motivate our retiree friends, to mobilize our retiree friends और उन्हें रिटायरी मित्रों को आंदोलित रहने के लिए, ताकि रिटायरी संगठनों के द्वारा आहूत धरना प्रदर्शन या कोई भी प्रोग्राम या ऑनलाइन कोई भी कार्यक्रम या बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट के द्वारा आहूत कोई भी प्रोग्राम, उसमें भाग लेने के लिए, उनको आंदोलित करने के लिए प्लीज शेयर द वीडियो एंड लाइक कमेंट टू। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको सभी मित्रों एवं उनके परिवारों को अंग्रेजों वाले नए वर्ष 2024 की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी मित्रों को अंग्रेजी वाले नए वर्ष 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान यूएफबीयू के नेताओं, आईबीए व डीएफएस, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और न्यायपालिका के कर्ता धर्ताओं को सद्बुद्धि दे, ताकि आपकी पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस एनोमली और फ्री मेडिकल बीमा की वैध मांग और ग्रेजुएटी के मुद्दे में रुकावट दूर हो सके। इन सब से भी बढ़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका सभी लोग स्वस्थ, प्रसन्न और संपन्न रहे। आपका साथी राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद। इस अंग्रेजों के नववर्ष पर एक चीज और कह दूं छोटी सी। नमो नमे नववर्ष, नमे वार्षिक प्रथम दिवस, नमे सपरिवार स्वास्थ्य, प्रसन्न और संपन्न रहे। फ्रेंड्स, डे 1 न्यू ईयर 2024, इट्स इंग्लिश कैलेंडर ईयर फर्स्ट डे। थैंक्स एज मैनी ऑल माय फ्रेंड्स वांट्स वेलकम दिस न्यू ईयर 2024, बट इट डजंट match our Bharatiya Sanskriti. It is a slavery sign to all of us. Let us leave cultural slavery still going on, please. Why the happy new year on this date? हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से है। यह विदेशी संस्कृति है 1 जनवरी को मनाना नव वर्ष, क्योंकि हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। भारत, तिब्बत, नेपाल, भारतीय उपमहाद्वीप, साउथ ईस्ट एशिया के देशों का इससे कुछ लेना देना नहीं, बट टू कंटिन्यू कल्चरल सेवरी। रिगार्ड्स, राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद। ये मैंने संदेश दिया था आज। एक और छोटी सी बात कह के फिर आगे की बात करता हूँ। स्पेशल अलाउंस के ऊपर एक बात कह दूँ। विभिन्न नेताओं ने भी, रिटायरी नेताओं ने, जैसे केडी खेड़ा, उन्होंने भी ऐसा कहा, और रविंद्र चौधरी स्टेट बैंक दिल्ली यूनिट के सेक्रेटरी हैं। केडी खेड़ा दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी। स्पेशल अलाउंस पर कोई बात भी नहीं चल रही है। सीनियर्स पेंशनर्स ने उसे ठंडे बस्ते में डलवा दिया है और बात भी नहीं उठाने देते। जैसा मिस्टर खेड़ा जी ने कहा है, आईबा पार्क इस पर क्या कर रहा है। मैंने आईबा पार्क को ये संदेश भेजा है कि आईबा पार्क इस पर क्या कर रहा है, स्पेशल अलाउंस पे, क्योंकि खाली सर्कुलर में लिखने से कुछ नहीं होता और पोस्टरों पे लिखने से। इसका अर्थ है कि पोस्ट अक्टूबर 12 वालों का कुछ भी नहीं बढ़ेगा। अगर पेंशन अपडेशन हुआ तो, क्योंकि स्पेशल अलाउंस में 12 सेटलमेंट में 2%, 10वें सेटलमेंट में 2%, 11वें सेटलमेंट में 2.5% और 12वें सेटलमेंट में शायद 3% बढ़ा रहे हैं, तो इतना ही बढ़ेगा, बाकी नहीं। क्योंकि मेजर पोर्शन इन्होंने स्पेशल अलाउंस बढ़ा दिया। स्पेशल अलाउंस को पर पेंशन दे नहीं रहे हैं, तो स्पेशल पेंशन एनोमली दूर होनी जरूरी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है 2012 वालों के लिए। ऐसा बड़े बड़े नेता कह रहे हैं आज, पहले हम ही कहते थे। दिल्ली में जो केस लगा हुआ है स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन में, उसमें भी 8 महीने की डेट लगी है। हमें लगता है एडवोकेट जो है, जो एडवोकेट इसे डील कर रहे हैं, वो काबिल नहीं है
8 माह आगे की डेट तभी मिली है, अगर उनकी काबिलियत होती तो नहीं मिल सकती। सीनियर सिटीजन के केस में इतनी लंबी डेट कैसे दी जा सकती है। साथियों, मेरे पास एक प्रतिक्रिया आई है, ये है विश्वनाथ बंदोपाध्याय। ये आजकल टेक्सास में रह रहे हैं, यूएसए में जो टेक्सास है वहाँ रह रहे हैं। उनके फैमिली बच्चे वहाँ शायद सर्विस कर रहे हैं। वो वैसे बॉम्बे में रहते हैं और रहने वाले शायद कहीं लखनऊ वगैरह के हैं, मुझे ध्यान तो नहीं है। इनसे मेरी बात तो हुई थी। इन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है अपनी और लिखा है लंबा चौड़ा एक आर्टिकल, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देना बैंक में शायद जीएम या डीजीएम थे और वीआरएस वगैरह को इन्होंने डील किया था वहाँ। तो इन्होंने अभी हमारी जो मिस्टर संजीव बंदलिस एनसीबी के जनरल सेक्रेटरी और कन्वीनर यूएफबीयू और मिस्टर सीएच वेंकटचलम जनरल सेक्रेटरी एआईबीए और मुख्य वार्ताकार यूएफबीयू, मुख्य चीफ नेगोशिएटर यूएफबीयू से जो बात हुई थी उसके ऊपर भी इन्होंने बात की, जो मैंने ही बात की थी उनसे, और वो सर सोशल मीडिया के थ्रू उन तक भी गई होगी, तो उन्होंने उस बात को अपने शब्दों में रखा है। और जो उन्होंने 1 लाख करोड़ की बात कही थी मिस्टर बंदलिस ने कि 1 लाख करोड़ लगेंगे इसलिए पेंशन नहीं हो सकती, और उन्होंने कोर्ट की बात कही थी, कोर्ट में है केस इसलिए नहीं हो सकती, तो उसी बात को इन्होंने कहा। क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ रहे होंगे या हमारे चैनल का कोई देख रहे होंगे, चैनल में जो हम वो बताते हैं, तो कहीं ना कहीं से इन्हें मिला होगा समाचार। तो इन्होंने अपना नंबर भी दिया, टेक्सास यूएसए का एड्रेस लिखा है इन्होंने। वैसे मेरी इनसे बात हुई थी, बॉम्बे में सेटल है इस वक्त। पेंशन अपडेशन एट क्रूशियल जंक्चर, ये इन्होंने हेडिंग दिया। रिसेंटली वन रिटायरीज एक्टिविस्ट, ये मेरी बात को कह रहे हैं। रिसेंटली वन रिटायरीज एक्टिविस्ट हैड ए डायलॉग विद जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIBEA ओवर फोन on updation and excretia issue. However, he was found to be in his usual element and overtly annoyed with the retirees. He was in dire exasperation since the retirees have approached the courts, reiterated that he was not the leader of the retirees, then why he is involved in their matters. उन्होंने लिखा जब इन्वॉल्व नहीं तो क्यों, why he is involved in their matters, ब्रैकेट में लिखा है। This speaks volume about his mindset on the issue of retirees. Nobody can deliver with half-hearted approach, and that is apparent in his handling of pensioners issue over decades. He lost his cool and disconnected the phone. इन्होंने कहा हाफ हार्टेड, अगर तुम कह रहे हो लीडर नहीं है तो हाफ हार्टेड हो और तुम ये मैटर को नहीं डील कर सकते। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। देयर आफ्टर ऑन अनदर डे द सेड एक्टिविस्ट टॉक टू द UFBU कन्वीनर एंड received the same kind of response from him. He emphatically told that pension updation was not possible because it would require 1 lakh crore rupees, and if agreed, then the entire pension fund would be exhausted. Saying this, he too disconnected the phone. इन्होंने वही बात कही जो बंदलिस जी ने मुझे कही थी, यही मेरी उस पर बनाया इन्होंने। We the retirees know well that IBA, UFBU and DFS unequivocally speak and act against pension updation. They talk of fund constraints, which is just an imaginary, unauthentic conjuncture baseless because it is without any actuarial valuation. They are continuously harping on his point but are reluctant to go for rechecking their own projection of rupees 95,000 crore.
purposely. IBA had first conceived this amount and informed DFS in 2018, and DFS instantly accepted this wide internal note of DFS 2018-19, page 264-65. UFBU convener now echoed it, adding little more salt, rounding it to full rupees 1 lakh crore. All are on the same footing for a common goal. ये देखो इन्होंने डिटेल बताई है, 2018 में 90,000 करोड़ इन्होंने बताए थे। ये बता रहे हैं डिटेल नोट वोट डेट बताई 264-65 पन्ने पर, DFS 2018-19 इंटरनल नोट है। The Minister of State Finance has informed the Parliament on 18th December 2023 that there is no provision for pension updation in the pension regulation. Same old story is going on for years. During earlier years, the minister in charge finance also said many things in the Parliament against the pension updation as under. Pension is paid to bank employees on the basis of the agreement between the unions and IBA. एक तो ये कहा था। दूसरा, it is a funded scheme. तीसरा, pension is paid by banks from their commercially generated revenues. There is no provision for pension updation in the pension regulation. ये भी कहा था। तीसरा, regulation 35(1) was meant for the retirees who retired between 1st January 1986 and 31 October 1987 only, and nothing for subsequent retirees. It is amazing that only to deprive a few lakhs of bank retirees of their legitimate dues, the government of a welfare state could go to this extent of distortion of fact. Same way, IBA has told the Supreme Court that there is no provision for updation of pension in the regulation. The ministry has itself nullified their own argument of no provision for updation by approving updation for RBI retirees twice in the same situation when there is no such provision in their regulation too. Their action confirms that there is no need to have the provisions for updation, but requires only the willingness of the ministry. In such a situation, it is a redundant whether the amended regulation 35(1) provides for updation or not. In the context, one more point can be cited, that when all of them hold the same view that there is no provision for pension updation, then why IBA appointed a committee to examine its feasibility? So it once again reinforces that having or not having a provision has no bearing on updation. Now, in the MU of 7th December 2023 between IBA and UFBU, it is said in para 5, without prejudice to the demand of unions associations for updation of pension for all retirees, it is agreed that as a one-time measure applicable for the current bipartite joint note period, monthly ex gratia amount will be considered along with the pension by PSBs to pensioners and family pensioners. We have the following questions to the concerned parties. We have the following questions to the concerned parties. Number 1, why it is without prejudice to the demand of unions, associations for pension updation? If both parties agree, then where is the question for prejudicing their demand? The agreement has set aside the demand when both parties agreed
and that the unions associations have surrendered the demand by accepting ex gratia in lieu of updation. Does the wording without prejudice to the demand has certain hidden fear in the minds of both the parties? If yes, then what is that? Is it the fear of contempt of court in the ongoing court cases? Why then such hide and seek game? Make it transparent that you are afraid of the court cases, and any agreement other than updation as prayed for may vitiate the case. Number 2. Both of you agreed for ex gratia for a section of pre-2002 retirees in 100% deneutralization matter, but there you have not used this word without prejudice. Why here then? Number 3. For the pre-1986 retirees, there is a provision for ex gratia, and their ex gratia has been revised from time to time along with dearness relief. But why in present MOU the ex gratia is without dearness relief? Whimsical or calculated? We know it is calculated, but you want to be opaque deliberately. Fourth, you said it is one-time measure for the current bipartite joint note period. Does it mean that you kept a provision for withdrawal, retention, enhancement after the current bipartite period? Number 5. Lastly, suppose if you are compelled to update pension by a court order, then whether this ex gratia shall continue till the end of the bipartite joint note period? Can or will the UAB leaders reply? Retirees, friends, it is clear from the turn of event that there is a fear in the minds of the DFS, IB and UFBU of what will come from the courts in the pending cases on updation. They will mobilize all possible arms and ammunitions to jeopardize the case against the retirees. IBA did it in the case of 100% deneutralization case and succeeded to misled the Supreme Court in 2018. That was a miscarriage of justice, and the pre-2002 retirees had to suffer till this October 2023 for reversing the injustice from the apex court. Mr. M.C. Singla case is scheduled for hearing in March 2024. This case was filed in February 2016, and during this long period, the division bench was reconstituted a number of times because of the retirement of judges of the bench. That's why, though the case is tagged for motion hearing, the present judges of the bench have directed for a full day hearing in March 2024, probably to hear it ab initio. This case has now reached the crucial stage. All of us are looking eagerly for a favorable outcome at the end of the ordeal. If the case is won, then the hope for updation will usher in, but if it is lost, then updation will remain in a distant dream. On the other hand, the forces hostile to retirees are desperately waiting for the petitioners to lose. God will be for justice. Meantime, let us welcome 2024 for everything good विश्वनाथ बंदोपाध्याय, और इन्होंने अपना नंबर देख रखा है, डेट है 31 दिसंबर 2023, टेक्सास यूएसए से इन्होंने लिखा है ये। तो ये काफ़ी अच्छा लेख था, मैंने आपको इसलिए इसको बताया है। और मैंने आपको बताया ही था कि स्पेशल अलाउंस का केस जो है बड़ा गंभीर स्थिति में है और उससे भारी नुकसान है लोगों को। एक ये मिस्टर यूनुस ने भी लिखा है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया था। चलो ठीक है, अच्छा, धन्यवाद साथियों, नमन, क्रांतिकारी अभिवादन और सलूट सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को और बैंक रिटायरी एक्टिविस्ट साथियों को। सभी संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें
और मंगल में रहे सपरिवार। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। जय हो। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। और के त्यागी का जवाब।